नमस्कार। साइंस और सर्वाइवल की आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में। इन सीजन के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, उनका बोटेनिकल नेम्स क्या क्या होते हैं और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं या ओवरऑल एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट्स बना लीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। आपने जनरली इंडिया में सुना होगा कि हमने एग्रीकल्चरल सीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, खरीफ, रबी और ज़ैद। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले खरीफ की। खरीफ को हम समर सीजन भी कहते हैं, इनकी क्रॉप्स को हम समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सोइंग मंथ होता है वो है जून जुलाई। जून जुलाई में ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही गर्मी पड़ती है, तो इसलिए हम इसे समर सीजन की क्रॉप्स भी कहते हैं, जो भी इनकी क्रॉप्स अंतर्गत आती हैं उसे। और इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर। इसे हम मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग टाइम भी कहते हैं। क्रॉप्स का मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग टाइम आमतौर पर यही होता है, और कई कई बार तो अक्टूबर से नवंबर तक चला जाता है। तो वो सीजन वाइज डिवाइड हो सकता है कि आपने अगर लेट सोइंग की हो तो आप लेट काटोगे, आपने अर्ली सोइंग की है तो आप अर्ली काटोगे। तो ये पूरी तरह से फार्मर पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है, लेकिन जनरली मोटा मोटी यही है। बॉटम लाइन ये है कि यही चलता है। और इस सीजन को भी आपको पता होना चाहिए। मैंने एक फेज बनाया है खुद का, वो है खरीफ रबी का, जो भी खरीफ का याद करने के लिए सीजन, तो वो है खाओ जब जब शुगर ऑयल। तो खरीफ का खा, जून जुलाई का जब जब, सितंबर अक्टूबर का शुगर ऑयल। तो खाओ जब जब शुगर ऑयल। आप चाहें तो इसे ही यूज करें, आप चाहें तो दूसरा बना लें खुद का, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाली क्रॉप्स की। ठीक है, तो मेन लार्जली प्रोड्यूसिंग लार्जली कंज्यूमिंग क्रॉप्स है पैडी की। अब पैडी और राइस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों में भी अंतर, ऐसा नहीं कि ये दोनों सेम ही है। राइस होता है जिसे आप उबाल के खाते हैं, वाइट वाइट कलर का होता है, आप आमतौर पर अपने घर में बनाते हैं, शायद आपने आज खाया हो। तो इसे हम कहते हैं राइस। और पैडी होता है जो हम हार्वेस्ट करते हैं फील्ड से डायरेक्टली। जैसे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने रखा हुआ है। ये जो है ये है पैडी पूरा, और राइस इसके अंतर्गत होता है। जब हम इसकी मिलिंग करेंगे, जब हम मिल ले जाते हैं इसी थ्रेसिंग करवाने, तो उसके बाद हमें व्हाइट व्हाइट चावल मिलता है, चावल जिसे हम कहते हैं, वो होता है राइस, और ये होता है पैडी। ठीक है, और पैडी की फील्ड में कुछ ऐसा दिखता है। तो जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो जो बालियां होती हैं वो नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत अधिक होता है। इसकी वजह से वो ऊपर न जाके नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं। और ये आसान भी होता है, क्योंकि आप जब हार्वेस्टर से कटिंग करवाते हैं तो ये एक डायरेक्शन में गिरी होती हैं, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन से हार्वेस्टर लेके आइए, जल्दी कट जाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये ठीक भी है, और होता ही ऐसा, तो इसमें कोई बात नहीं करने की। ठीक है, तो आप इसे आइडेंटिफाई करने के लिए रख लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि याद रहे आपको। ठीक है, तो ये है पैडी होता है ये, जिसे हम डायरेक्टली हार्वेस्ट करते हैं फील्ड से अपने, और राइस होता है जिसे हम खाते हैं थ्रेसिंग होने के बाद जो हमें मिलता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है पैडी का, उसे हम कहते हैं राइस। ठीक है, और इसका बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक क्रॉप्स की बोटेनिकल नेम मैंने आगे लिखी हुई है, और हर एक क्रॉप्स की बोटेनिकल नेम के नीचे आप एक चीज़ गौर करेंगे, वो है कि सबके सबके नीचे अंडरलाइन किया गया हुआ है। ये नॉमेनक्लेचर का एक बहुत ही पहला रूल है, बहुत ही कॉमन रूल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नंबर्स कट सकते हैं, या जो भी आपने लिखा है वो माना नहीं जाएगा कि वो लिखा हुआ है। तो नॉमेनक्लेचर का एक रूल ये भी है कि आप अगर किसी भी क्रॉप प्लांट्स की बोटेनिकल नेम लिखते हैं, तो या तो आप अगर इटालियन में लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, तो अपन इंडियन है तो अपन इटालियन में क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसी शब्दों में लिख रहे हैं, तो दो चीज़ें हमें याद रखनी। पहला, कि हमें इसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक क्रॉप्स के बोटेनिकल नेम के नीचे आपको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको पहला टर्म जो है, पहला शब्द जो है, पहला शब्द का पहला लेटर है वो कैपिटल लिखना है, लेकिन दूसरे शब्द का पहला लेटर हमेशा ही स्मॉल रहेगा, हमेशा। ठीक है, ये दो दो बहुत ही कॉमन रूल है जो आप जनरली यूज देखना पड़ेगा आपको, हर वक्त यूज करेंगे आप इसको। बाकी जो भी रूल्स हैं वो आने वाली वीडियोस में बता सकते हैं, लेकिन ये दोनों रूल्स ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपको जनरली यूज करना है, क्योंकि अब हर एक एग्जाम में लिखने वाले हैं ऐसे बोटेनिकल नेम्स, एटलीस्ट पैडी का तो लिखने ही वाले हैं। तो नाम भी याद कर लीजिए और ये दो रूल्स भी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है अपनी मेज। इसका बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज। प्रोनाउंसिएशन भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है, तो आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, या अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ शायद सही हो, शायद तो आप उसको पीछे आप रिपीट कर सकते हैं, तो आपको भी याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो पैडी का हो गया ओराइजा सटाइवा, मेज का हो गया जिया मेज। वही सेम रूल यहाँ पे भी है, पहला कैपिटल, सेकंड वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, अंडरलाइन। ठीक है, मेज आपने देखे होंगे, ये है आपका मेड, ये है आपका स्वीट कॉर्न,
जैसे आप देख सकते हैं इसे, जिसे भुट्टा हम कहते हैं हिंदी में, जो भी आमतौर पर रोड के किनारे लगाते हैं, भून के देते हैं, वो आपस में नमक घी लगा के खा सकते हैं। ये होता है। इसके साथ 8 स्पीसीज होती हैं, जो जिसमें पॉपकॉर्न्स भी आते हैं, पॉटकॉर्न्स भी आते हैं, काफ़ी सारे कॉर्न्स आते हैं, उनके सबके अलग अलग काम है। जनरली कंज्यूमिंग में यही दोनों होते हैं, जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, और ये होता है स्वीट कॉर्न। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये भी हो गया आपका। तीसरा है सोरगम। अच्छा हाँ, जो भी मैंने ये क्रॉप्स लिखी हुई हैं, उन सब के अगर स्लाइस करके 2 नाम लिखे हुए हैं, तो आपको ये दोनों नाम ही याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये आपका ज्वार है। ज्वार आमतौर पर हिंदी का जो ग्रामीण भाषा में लोग बोलते हैं उससे कह सकते हैं। जैसे कि सेकंड नाम है आपका अरहर, तो अरहर आमतौर पर ग्रामीण में बोला जाता है, ग्रामीण में लोग अरहर की दाल बोलते हैं, अरहर की दाल खानी है, अरहर की दाल बनाई जाए, ऐसी चीजें है ना। लेकिन आपको पिजन पी भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको अरहर बस याद है पूरी जिंदगी भर, नहीं, आपको पिजन पी भी याद होना चाहिए, आपको सोरगम पता होना चाहिए, आपको रेड ग्राम भी पता होना चाहिए। तो ये सारी, जैसे अगर आपको अरहर पता है, ठीक है, आपको उसका मतलब पता है कि पिजन पी होता है, लेकिन आपको उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं मालूम, लेकिन आपको अगर रेड ग्राम उसका नाम मालूम है, तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन आराम से कर सकते हो। वो क्या है कि ये देखो, ये है, ये आपकी ग्राम है, ये आपका रेड ग्राम है, अरहर की दाल है, तो ये रेड कलर की है। अब आपका इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। और एक बात ये भी है कि जितनी भी ग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी हम लैक्टिन्स की बात कर रहे हैं, जितनी भी हम दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं, वो सब की सब पॉट्स के अंदर पाई जाती हैं। जैसे ये पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही पॉट्स के अंदर पाई जाती हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्रॉप है आपकी सोयाबीन। सोयाबीन में आप देखिए, ये ऐसे पॉट्स में पाई जाती है। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो अपने आप उसमें सेटरिंग होती है, और फिर ये बीज नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसिन मैक्स का ये ऐसे बीज दिखते हैं, ये बहुत छोटा सा ये ब्लैक इसमें होता है। अच्छा, आपको किसी को पता होगा कि ये ब्लैक होता क्या है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो आमतौर पर सोयाबीन को ये येलो कलर के होते हैं। ठीक है, येलो कलर के होते हैं। और ये है फिर आपका तीसरा क्रॉप है, चौथा क्रॉप है ब्लैक ग्राम और उर्द। अब यहाँ पे भी आपको उर्द आमतौर पर घर में बोला जाता है, आपके घर में हाउस होल्ड में बोला जाता होगा, लेकिन ब्लैक ग्राम तो आप नहीं बोलते हो हर वक्त कि आप ब्लैक ग्राम खानी है आज, मैंने ब्लैक ग्राम मैंने खाया आज। तो आपको उर्द मालूम है, लेकिन आपको ब्लैक ग्राम भी मालूम होना चाहिए कि आपने ब्लैक ग्राम खाया है। तो ये रहा इसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर की है तो ब्लैक ग्राम। और ये देखिए, इसमें भी ऐसे ही है, पॉट बने हुए हैं इसमें ऐसे। तो जितनी भी लेंटिल्स है वो सब पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर में ही ग्रो होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा बता सकूं, तो आपको बस इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है और इसे याद करना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन, आपको अगर फोटो क्लियर हो रही है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपके फोटो क्लियर दिखेंगी वो। तो आगे बढ़ते हैं। ये, तो हम अब बात करते हैं अगले क्रॉप्स की, वो है ग्रीन ग्राम। वैसे ही इसमें भी हिंदी में हम कहते हैं मूंग, मूंग की दाल बनती है घर में आमतौर पर, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, ग्रीन ग्राम। ये रही आपकी ग्रीन ग्राम। ये भी ऐसी पॉट्स में, लंबे लंबे पॉट्स में बनती है, इनके अंदर पाई जाती है। जब मैच्योर होती है जिसमें शैटरिंग होती है, तो आप चाहे तो झाड़ दीजिए हाथ से, लकड़ियों से। आमतौर पर आप देखे होंगे कि गांव में लेडीज लोग जो होती है, वर्कर्स होती हैं, वो मारती हैं इनमें, तो उसमें से दान दान फिर गिरती है नीचे। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो हम इसे फिर सुखाते हैं, सुखाने में रखते हैं। जब सूख जाती है तो हम इसे झाड़ के जो भी सीड्स होता है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन ग्राम हो गया। इसका बोटेनिकल नेम होता है विग्ना रेडिएटा। अच्छा, मैंने पहले की क्रॉप्स के शायद नहीं बनाए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है विग्ना रेडिएटा। मूंग का है विग्ना रेडिएटा। ठीक है ना। फिर नीचे है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट को हम कहते हैं पीनट। पीनट आपने खाया होगा, रेलवे स्टेशन में बहुत सारी मिलती हैं। ग्राउंड नट भी आपने देखी होगी, मूंगफली जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो इसका बोटेनिकल नेम का नाम होता है अरैकिस हाइपोजिया। हाइपोजिया, ठीक है। ये ऐसा प्लांट होता है, जमीन के अंदर पाई जाती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये ऐसा फली टाइप होता है जिसके अंदर फिर ग्राउंड में पाई जाती हैं। अगर आप इसे ही रहने देंगे और इसे भूज देंगे तो वो जो आपको आमतौर पर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में मिलती हैं, गर्म करके जो बेचते हैं, वो हो जाती हैं। तो वही चीज़ है। हाँ, वैरायटी भी अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीसीज, मतलब एक ही इसको चल रही है। वैरायटी भी अलग अलग होती है उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, ये इसका है। शीशम की हम बात करें तो शीशम का आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं तिल। तिल, तिल आपका, तिल के लड्डू आपने खाए होंगे, ये बहुत ही कॉमन है। तिल के लड्डू आप जरूर खाए होंगे। वही तिल है। दो तरह की तिल हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। ये इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में पाई जाती हैं, है ना। ये ऐसे करके, ऐसे 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 पॉट्स हैं इसमें बने हुए हैं पौधे में, ये इनमें पाई जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी छोटी। इसका भी वही होता है कि जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्राउनिश डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब इसे हम हार्वेस्ट करते हैं, जब अपने खेत से काटते हैं, तो इसे हम ड्राई करने के लिए रख देते हैं अपने, जो भी जहाँ पे हमने वो बनाया हुआ है,
वहाँ पे हम ड्राई करने रखते हैं और फिर ड्राई करने के बाद ही इसमें से स्कैटरिंग होती है, तो आप इसको लाठी से मार मार के गिरा सकते हैं और फिर उसका सीड्स इकट्ठा कर सकते हैं, छानबीन के कर सकते हैं और फिर बेच सकते हैं या अपने घर के कंज्यूम करने के लिए रख सकते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। इसे मैच्योर होने के बाद ये ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन होने के बाद इसमें शैटरिंग होगी, शैटरिंग होने के बाद आप इसके बीज इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए हैं तो खेत में खड़े खड़े ही ये गिरने लग जाती है। तो ये एक समस्या ही है। इससे बचने के लिए आपको आपको तत्पर रहना पड़ेगा कि आप ऐसा होने के पहले ही इसे खेत से काट लें, वरना पूरे बीज खराब हो जाएंगे और नेक्स्ट सीजन में अगर आप कोई क्रॉप लगाएंगे तो उसमें फिर दोबारा ही हो जाएगा, तो वो एक बेवजह की झंझट करेगा आपको। उस जो क्रॉप है उसको फिर वो कंप्लीट करेगा, तो आपकी ना उसकी आपको ईल्ड पूरी मिलेगी ना ही सही मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। मोथ बीन एक रेड कलर की, ये लार्जली कंज्यूमिंग तो नहीं कहेंगे हम सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान सेक्शन में काफ़ी सारी पाई जाती है, गुजरात राजस्थान में। ये हल्की सी ब्राउनिश कलर की होती है, रेड कलर की होती है, हल्की से ब्राउनिश। तो सिसमम की हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो सिसमम इंडिकम। ठीक है, और मोथ बीन की बात करें तो विग्ना एकोनिटिफोलिया, एकोनिटिफोलिया। ठीक है, अब बात करते हैं वाटरमेलन की। ये हो गई आपकी जितनी भी लार्जली कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं, लार्जली कल्टीवेटिंग क्रॉप्स हैं, हम खरीफ की सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। खरीफ के अंदर काफ़ी सारी क्रॉप्स आती होंगी, 12 के ऊपर भी होती हैं, यहाँ मैंने टोटल 12 क्रॉप्स लिखी हुई हैं। तो ये होंगी आपकी पूरी सीरियल्स क्रॉप और पल्सेस क्रॉप। और नीचे हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरली जो लार्जली कंज्यूमिंग होती हैं फ्रूट वेजिटेबल्स में, फ्रूट में जनरली वो है वाटरमेलन। इसका मतलब होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है सिट्रुलस लैनेटस। ठीक है, ये आपका वाटरमेलन का प्लांट होता है। ये ज़मीन के बहुत ही नज़दीक होता है ताकि ये इतना भारी भरकम वाटरमेलन ज़मीन के ऊपर ही ग्रो कर सके। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर नहीं होता, ऊपर ही होता है। और ऊपर मतलब हवा में भी नहीं होता, लेकिन फ्लोर पे ही रखा रहता है जो। ठीक है, तो ये ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं, ऐसे ही लंबी सी लड़ी चलती रहती है, काफ़ी लंबी लंबी लंबी। तो यहाँ पे ग्रो करेगा एक, यहाँ पे ग्रो करेगा, ऐसे ही लगातार ग्रो करते रहते हैं, 8-10 एक साथ होते रहते हैं। ठीक है, वाटरमेलन में आपको जरूर आपने देखा होगा, और इसके सीड्स होते हैं, इसके सीड्स के आपने अगर खाया होगा तो आपको अंदर इसके ब्लैक कलर के सीड्स मिले होंगे। रेड कलर का आपका वो होता है इसका, आप उसे खाते हैं, और इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं जो आमतौर पर हम फेंक देते हैं, तो वही उन्हीं सीड्स से ही ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें होता है कॉटन की। कॉटन का बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम स्पीसीज। ठीक है, कॉटन के सीड्स ये दिखते हैं, ऐसे दिखते होंगे। आपने अगर कभी भी रुई को उकेला है, आपके अगर बुजुर्ग लोग घर में होंगे, अगर उन्होंने कभी पूजा पाठ करने के पहले आपको कहा होगा कि रुई के दाने निकालता हूँ मैंने, तो ये आपको कुछ ऐसे दाने मिलेंगे। इसके अंदर भी एक ब्लैक कलर के दाने पाए जाते हैं। अगर ऐसा अब इसे तोड़ेंगे तो ये हालांकि काफ़ी हार्ड होता है ये, लेकिन आप इसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी एक ब्लैक कलर का दाना पाया जाता है, तो हम उसे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और ये पेड़ पेड़ होने के बाद ये ऐसा दिखता है कुछ। ये पहले बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है, कंजस्टेड होता है, फिर जैसे जैसे इसमें रुई का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये फूलता रहता है और रुई रुई जो है वो बाहर आती रहती है। ठीक है, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है, और जब ये पूरा ऐसा दिखने लगता है तो उसे हम मैच्योरिटी मानते हैं और फिर इसे हटा देते हैं, प्लकिंग करते हैं हम इसकी, तो हाथ से जाके तोड़ना होता है ये। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं हम मेजर शुगर केन की। शुगर केन सब ने खाया होगा, सब ने देखा होगा। तो ये इसका बोटेनिकल नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, ये शुगर केन का ये पौधा है, ये ट्यूबर्स हैं, ये ऐसे इसको काटना चाहिए, और ये पता नहीं क्या है, इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, शुगर केन में एक छोटा सा क्या अच्छा है कि आप इसके सीड्स ग्रो नहीं करते। ठीक है, आप इनमें ऐसे ट्यूबर्स काटते हैं, जैसे आपके ये शुगर केन ग्रो किया है ना, ऐसा आपके पास शुगर केन है ऐसा, ये आपके पास उसके लीव्स हैं शुगर केन की, ये लीव्स हैं, ये आपका पूरा शुगर केन है। तो आप इसी शुगर केन के बीज का लगभग ऊपर का और बीज का पोर्शन काटते हैं, और इसे ही अगले साल जो होता है आप उसको ट्यूबर बना के ग्रो करते हैं। इन्हें आप इनके नीचे रूट्स में ऐसे कोई सीड्स नहीं पाया जाता, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता कि आप इसे ग्रो करें। आप बीज का, और जब तक वो चिकी आती है कि ऊपर का हिस्सा, क्योंकि वहां पे शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ग्रो करने में ईजी होता है, नया क्रॉप जल्दी बनाने में ईजी करता है। यहाँ का लगभग पोर्शन काटते हैं और फिर इसे सीड्स के लिए ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा खेत काट के रख देते हैं, जितनी सीड्स की हमें जरूरत है उतने पौधे को काटते हैं, बाकी सब हमने जो मार्केट में बिकते हुए देखा वो करते हैं। तो और इसे इस एंगल से काटते हैं हम, ऐसे जैसे यहाँ पास ये ट्यूबर है तो हम इसे ऐसे काटेंगे, है ना, ऐसे नहीं काटेंगे कि हमने इसको रेक्टेंगल की तरह काट दिया, ऐसा नहीं। इसमें हमें ऐसा लगभग 45 डिग्री का एंगल चाहिए काटने के लिए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। हम दूसरे सीजन में आ गए, देखिए बात करते करते तो जल्दी दूसरा सीजन आ गया। ठीक है,
तो रबी का सीजन है अक्टूबर नवंबर इसका सोइंग सीजन है, फरवरी मार्च इसका हार्वेस्टिंग सीजन है। इसके लिए भी एक फेज मैंने बनाया हुआ था, वो है रखो, रखो में रबी, रखो ना फालतू में, तो रखो का रा, अक्टूबर का ओ, नवंबर का ना, फालतू में तो फरवरी मार्च, ठीक है, रखो ना फालतू में। तो रबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च, ये भी आपको याद होना जरूरी है, आप किसी भी तरह से याद कीजिए। इसकी रबी की जो सबसे ज्यादा कल्टीवेटिंग क्रॉप्स है वो है वीट। वीट का बोटेनिकल नेम होता है ट्रेटकम एस्टिवम, ठीक है, आमतौर पर ट्रेटकम स्पीसीज भी लिखवाते हैं लोग, लेकिन हम जो इंडिया में वीट ग्रो करते हैं उसका होता है ट्रेटकम एस्टिवम। और वीट तो आपने देखा ही होगा, ऐसे करके बालियां होती हैं इसमें। वीट में एक बात बहुत अच्छी है कि आप इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो फ्लोरा बायोलॉजी की स्टडी है वो आप अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लगभग सब सेल्फ पॉलिनेटिंग ही क्रॉप है, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान होता है ऐसा चीज़ है। तो मैं हम मेरे खुद के घर में वीट लगाया हुआ है, तो जब वो पूरा ग्रो कर जाएगा तो मैं आपको खुद वो फ्लोरा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो आप इसको ऐसा देख सकते हैं, ये जो आपको छोटे छोटे फली दिख रही है ना, ये इसके अंदर ही वीट है, ठीक है। धान में भी ऐसे ही था, वीट में भी ऐसा ही है, ये आपके सामने रखे हैं वीट। इसके ऊपर कोई भी ज्यादातर सीड कोट नहीं होता, यही जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का वही है, उसके अंदर डायरेक्टली सीड ही है, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि आपको उसको एक्स्ट्रा थ्रेसिंग करवाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हार्वेस्टर्स करवाएंगे तो आपको ऑब्वियसली इसको वो करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे हंसियों से काट रहे हैं, आप जो मजदूर लगा के काट रहे हैं, तो आपको इसको थ्रेसिंग करना पड़ेगा, तो ये अपने ऊपर का कवर कट जाएगा और फिर ये आपके बीज मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी क्रॉप है बैरले। बैरले जनरली उगाई तो जाती है, ऐसी बात नहीं उगाई नहीं जाती, इसका बोटेनिकल नेम होता है हॉर्डियम वल्गेयर। ये भी वीट की तरह दिखने वाली क्रॉप है। इनफैक्ट बैरले वीट की वाइल्ड स्पीसीज से भी बनाई कल्टीवेट की गई थी, या ये कहेंगे वीट बैरले की कुछ प्रॉपर्टी सेम है तो ज़्यादा बेटर हो। देखिए आप इसकी लुक में देख लीजिए, यही है, सेम, लगभग सेम है, बस उसका थोड़ा ज़्यादा ब्राउनिश है। और ऑब्वियसली आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये वीट है और ये बैरले है। बैरले हल्का सा ग्रीनिश होता है, पकने के बाद भी ये थोड़ा नीचे बन जाता है, जिससे आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन बैरले का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, मतलब वीट से थोड़ा छोटा होता है, तो ये बातें इसमें आसान हो जाती है इसे आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। और हाइट भी कम होती है इसकी वीट प्लांट से, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, हल्का सा ग्रीनिश होगा, छोटा होगा और हाइट कम होगी। तीसरी क्रॉप है आपकी ग्राम और चिकपी। ये भी बहुत ही अच्छी क्रॉप है, ये मेजर कंज्यूमिंग क्रॉप है आपकी, साइटर एरेटनम इसका, साइसर एरेटनम इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। इस तरह के आपने चने खाए होंगे, आमतौर पर लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सुबह सुबह रख लेते हैं फुला के, अब उसे खाते हैं, तो यही चने हैं। और जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे तो ये इसका ये चिकपी हो जाएगा। देखिए ये ग्राम है और ये चिकपी है ना, ये दो वैरायटीज हैं अलग अलग, ऐसा नहीं कि ये एक चीज है, लेकिन साइटर एरेटनम इनका जो फैमिली है एरेटनम, इसके अंतर्गत ही दोनों वैरायटीज आती हैं। इस तरह का आपने देखा होगा, ये है, तो ये दिख रहा है आपको, यही है, ये आपका सॉफ्ट है, ये आपका हार्ड है, ये आपका चिकपी है, बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि इन्हें सबको हम ग्राम कहते हैं और इसे चिकपी कहते हैं, इस वाले को चिकपी कहते हैं, व्हाइट वाले को, इससे इन दोनों को हम ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। इनका बोटेनिकल नेम साइसर एरेटनम। तीसरी है नेक्स्ट क्रॉप है अपनी मस्टर्ड ब्रेसिका स्पीसीज, ठीक है। मस्टर्ड आपने देखा, ये डीडीएलजे आपने देखी होगी, तो ये शहरों का काजोल जिसके बीच में खड़े, ये येलो येलो अपना प्यारा सा, ये है मस्टर्ड, ठीक है। सरसों के खेत में, सरसों हम हिंदी में कहते हैं ऐसे, सरसों के खेत में ये दोनों हीरो हीरोइन, खैर, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं। और इसमें ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे तो नहीं, छोटे छोटे, आमतौर पर चने से छोटे, ग्राम से छोटे बीज पाए जाते हैं। राई देखनी है आपने, राई वैसे ही दिखते हैं ये, लेकिन ये येलो कलर के होते हैं। आमतौर पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि राई और मस्टर्ड एक ही होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है ग्रामीण भाषा में दोनों को एक ही मानते हो या कहते हैं, मैंने खुद सुना है देख कहते हुए कि राई मस्टर्ड एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। राई काली होती है, मस्टर्ड येलो होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, मस्टर्ड में आपके येलो सीड्स बनते हैं छोटे छोटे, ये हल्का सा तीखा होता है, आपको इसकी सुगंध और जो खाने का टेस्ट है हल्का सा तीखा रहेगा। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी ओट्स। इसका बोटेनिकल नेम है अवीना सटाइवा। ये पैडी की वाइल्ड स्पीसीज मानी जाती है ना। ये वही वाली बात है कि देखिए जो भी आपके पास अभी कल्टीवेटिंग क्रॉप्स है, लार्जली कल्टीवेटिंग क्रॉप्स हैं, वो सब की सब किसी न किसी वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड वैरायटी से ही बनाई गई हैं, ठीक है। उनके कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं, बहुत सारी क्रॉप्स के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं। तो ओट्स की बात करें तो ये इसके कैरेक्टर्स पैडी से आपके मैच करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नाम देखेंगे, उसका नाम था ओराइजा सटाइवा, इसका नाम है अफीना सटाइवा। तो पैडी
और ओट्स थोड़ा सा वाइल्ड, अगर एंसेस्टर की बात करें तो ये दोनों लगभग सेम एंसेस्टर वो करते हैं। ओट्स आपने खाया भी होगा, आपको टीवी में एड्स देखते हैं काफ़ी सारी, ये छोटे छोटे से होते हैं। ये आप पानी में डालेंगे तो ये फूल जाएंगे, दूध में डालेंगे तो फूल जाएंगे। इनके सीजन दिखते हैं ऐसे ही जब ग्रो होते हैं। तो ऐसी एक बाली होती है, इसमें ऐसे बहुत छोटे छोटे से, छोटे छोटे से, ज़्यादा छोटे नहीं लेकिन हाँ ऐसे दिखते हैं, और इनके अंदर ऐसे 8-9 सीड्स होते हैं। तो टोटल वो वैसे कर सकते हैं। तो ये दिखते ऐसे हैं। इतनी गंदी ट्राइन है कि हटा दिया जाए, सब होता है। तो नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। रबी की रबी में आप अगर देखेंगे तो काफ़ी कम क्रॉप्स हैं खरीफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका सीजन ऐसा है ग्रो करने का। रबी को हम विंटर सीजन की क्रॉप कहते हैं। जैसे आपने देखा था अक्टूबर नवंबर इसकी सोइंग सीजन है, मंथ है। तो अक्टूबर नवंबर ऑल ओवर इंडिया ठंडी ही मानी जाती है। तो इसकी वजह से इसमें सीजन भी कम है और ज़्यादा मेजर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स नहीं, क्योंकि आमतौर पर किसान जो फ्री नहीं हो पाता, उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप वो फ्रॉस्ट को कंट्रोल कर सके, या जो फॉग होता है उसके लिए ज़्यादा कंट्रोल कर सके। तो काफ़ी कम क्रॉप्स ही हैं जो सर्वाइव करती हैं, जिसकी वजह से कम क्रॉप्स भी हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्रॉप है अपनी बरसीम। बरसीम का बोटेनिकल नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ठीक है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ये बरसीम आमतौर पर चारे के लिए यूज होती है। ये आप देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े खेतों में बरसीम उगाई जाती है। आप पंजाब हरियाणा की तरफ से आप देखेंगे, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ये बरसीम काफ़ी बड़े एरिया में उगाई जाती है। तो ऐसे इसकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, आप इसे एक बार काटते हैं, ये दोबारा उगती है, आप दोबारा काटते हैं, और फिर वो प्लांट खत्म हो जाता है ना। बरसीम में एक बात का कैच है कि आप इसको दो बार उगा सकते हैं। आपने एक बार कल्टीवेट किया, ऐसा मान लिया आपने एक बार इसको कल्टीवेट किया, आपने एक बार कट कर लिया, ठीक है, आपने इसकी पूरी पत्तियां उसकी प्लकिंग कर ली। तो कुछ खाद देने के बाद, कुछ पानी देने के बाद वो फिर से पत्तियां उगेंगी। तो आप उसको फिर दोबारा काटिए और वो फिर वो खेत खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको काटते रहेंगे। दो बार आप कर सकते हैं आमतौर पर, किसी भी क्रॉप में आप दो बार ही कर सकते हैं, ठीक है। बरसीम में आप दो बार कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक तरीका। तो आखिरी क्रॉप है हमारी रबी की, वो है टोबैको। टोबैको का नाम होता है निकोटियाना स्पीसीज। निकोटियाना आप जानते हैं, टोबैको में निकोटिन पाया जाता है जो कि काफी एडिक्टिव होता है। तो धूम्रपान ना कीजिए, तंबाकू ना खाइए। ये है इसका निकोटियाना स्पीसीज। और इसका पौधा कुछ ऐसा, ये हालांकि निकोटिन होता है वो फ्लावर में पाया जाता है, वो लीव्स में भी पाया जाता है और रूट्स में पाया जाता है। तो तीन अलग अलग जगह पे एक पौधे पे पाया जाता है। लेकिन जब आप उसकी इंडेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कौन सा हमारा यूज आता है, कौन सा दूसरे काम के लिए आता है, कौन सा मेडिसिनल यूज है, कौन सा ड्रग के यूज में आता है, और कौन सा सिगरेट्स और स्मोकिंग के यूज में आता है। तो ये बात होगी। आप फ्लावर देख लीजिए, फ्लावर ऐसा दिखता है इसका, ठीक है, टोबैको का। तो ये आपको पहचानने में सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट कीजिए, कुछ रिकमेंडेशन हो तो कमेंट कीजिए नीचे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।